हार्दिक स्वागत और हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मुझे उम्मीद है आप सभी ऊर्जा और जोश से भरे हुए होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आज हम लोगों की ऐसी चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज़ है जिसमें मैंने ऐसे चुनिंदा और सेलेक्टेड प्रश्न शामिल किए हैं जो भविष्य में किसी ना किसी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। इट मीन्स कि सर्वाधिक संभावित रिपीट होने वाले प्रश्नों को कि कभी ना कभी हो सकता है भविष्य में किसी परीक्षा में ये प्रश्न दोबारा से पूछे जाएं। तो जल्दी से आप सभी से अनुरोध है, क्लास में आ जाइए और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि अगर आपके सामने कुछ नए प्रश्न आए तो आप उन्हें आत्मसात कर सकें, नोट कर सकें। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में किस संस्कृति के मृद्भांड सर्वोत्तम प्रतीत होते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में किस संस्कृति के मृद्भांड सर्वोत्तम प्रतीत होते हैं? जोरवे, मालवा, कैथा और आमरी। और यहाँ पर तो पहले ही मालवा हाईलाइटेड है, तो इसमें बहुत आपको समझने और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मृद्भांड सर्वोत्तम हैं, तो यहाँ पर शुरुआत ही शानदार हुई है और जवाब आपको पहले से ही हाईलाइटेड मिल गया है। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। और किस संस्कृति के मृद्भांड सर्वोत्तम हैं, तो ध्यान रखिएगा मालवा संस्कृति के मृद्भांड सर्वोत्तम हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न भी आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से है, मृद्भांडों से है, और वो कह रहे हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में किस संस्कृति के मृद्भांड टोटीदार हैं। ध्यान रखिएगा, जवाब आपको देना चाहिए जोरवे संस्कृति, मालवा, कैथा या फिर आम्रीनाल संस्कृति। तो बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है कुछ लोगों की तरफ से और सही जवाब है यहाँ पे जोरवे संस्कृति। ध्यान रखिएगा, टोटीदार और हत्थेदार मृद्भांड ये जोरवे संस्कृति की विशिष्टता है। और जो सर्वोत्तम मृद्भांड हैं वो मालवा संस्कृति के हैं। और अब आपके सामने अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है। ध्यान रखिएगा, कौन सा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा हड़प्पाई स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? आलादीनो, आलमगीरपुर, रहमान ढेरी या फिर धौलावीरा। तो जवाब देंगे आप? और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपने सही जवाब दिया है और जवाब है धौलावीरा। इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पिछली टेस्ट सीरीज़ में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे लास्ट में जो भविष्य में रिपीट होने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल ये प्रश्न आप पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार निर्वाण की अवधारणा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? यानी कि निर्वाण क्या है? निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, या फिर परमानंद की स्थिति एवं आत्म तत्व का शून्य में स्थित हो जाना, तृष्णारूपी अग्नि का शमन तथा भौतिक जगत की नश्वरता का बोध हो जाना, या फिर लोक कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर देना। तो जवाब बिल्कुल धैर्य से दीजिए। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, मनुष्य की कामनाओं, इच्छाओं का समाप्त हो जाना और इस भौतिक जगत की नश्वरता का बोध हो जाना। दरअसल अगर इस भौतिक जगत की नश्वरता का स्थायी बोध हो जाए तो स्वतः आप इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाएंगे और आपकी कामनाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो निर्वाण की सर्वोत्तम अवधारणा, यहाँ पर कुछ और कभी प्रश्न आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि निर्वाण इस जीवन में ही संभव है। निर्वाण इस जीवन में ही संभव है और महापरिनिर्वाण ध्यान रखिएगा, मृत्यु के बाद संभव है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद संभव है, मतलब जाति और जरा मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाना, वो है महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। और
इस सांसारिक, इस भौतिक जगत की नश्वरता का बोध होना, वो है निर्वाण। फिलहाल ये प्रश्न देखिए, भारतीय स्रोतों में पहला ज्ञात विदेशी जिसने भागवत धर्म को अंगीकार किया, वो पहला विदेशी कौन है? मैगस्थनीज है, विमाकटफिसेस है, हेलियोडोरस है या मेनांडर है जिसने भागवत धर्म को स्वीकार किया? तो जवाब आपको देना चाहिए और यहाँ पर सही जवाब है हेलियोडोरस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और विशेष बातें। भागवत धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला विदेशी है, ये आपको पता है कि वो तक्षशिला का ग्रीक शासक है, एंटियालकिडस का राजदूत है ये, है ना, एंटियालकिडस का राजदूत है ये, और शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया है। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है, तो भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसने यहाँ पर आकर भागवत धर्म स्वीकार किया, और आपको वो पता है वेसनगर विदिशा वाला गरुड़ स्तंभ इसी ने स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया वो है मेनांडर। भारत के बाहर अगर आप कहेंगे तो श्रीलंकाई नरेश तिस्स है, जहां पर महेंद्र और संघमित्रा गए थे। तो भारत के अंदर मेनांडर जिसने पहला विदेशी जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, हिंद यवन शासक है, और पहला विदेशी जिसने शैव धर्म को स्वीकार किया। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहला विदेशी जिसने शैव धर्म को स्वीकार किया, कुषाण वंश का शासक है, और इट इज विमाकटफिसेस शैव धर्म को स्वीकार करता है। और भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन है? तो वो मैगस्थनीज है। भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन है? तो वो मैगस्थनीज है। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कब आया, कहाँ आया, किसके यहाँ आया। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न फिर से एंशिएंट इंडिया का ही है, और वो ये कह रहे हैं कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख किस देवता को संदर्भित है? वेसनगर विदिशा वाला जो गरुड़ स्तंभ है वो किस देवता को संदर्भित है? तो यहाँ पर आपके पास केवल वासुदेव एवं संकर्षण यानी बलराम, वासुदेव संकर्षण एवं प्रद्युम्न, या फिर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध से। तो ध्यान रखिएगा, जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है वेसनगर विदिशा वाला, वो केवल वासुदेव से संदर्भित है। ठीक है, वो केवल वासुदेव से संदर्भित है। तो गलती मत करिएगा, नोट करिए, ये प्रश्न भी कई बार आया है। और आइए हम लोग अब डालते हैं नज़र अगले प्रश्न पर, और ध्यान देना होगा, बहुत शानदार प्रश्न है। राजा पोरस, वो पुरु जो सिकंदर से हाइडेस्पीस के युद्ध में परास्त हुआ था, लेकिन उसने अपनी वीरता से सिकंदर को परास्त कर दिया। वो कहता है मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो जिसने अपनी वीरता से सिकंदर को भी अभिभूत कर दिया था, का राज्य कहाँ पर स्थित था? राज्य कहाँ पर था? सिंधु और झेलम के बीच है, झेलम एवं चनाब के बीच है, परुष्णी एवं व्यास के बीच है, या सिंधु एवं चनाब के बीच है? तो ध्यान रखिएगा, और जवाब अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं दे रहे हैं जवाब तो मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, और जवाब है सिंधु एवं चनाब नदी के बीच में। और ध्यान रखिएगा, झेलम एवं चनाब नदी के बीच में। और ध्यान रखिएगा, झेलम को यूनानी स्रोतों में हाइडेस्पीस कहा गया है। झेलम को यूनानी स्रोतों में हाइडेस्पीस कहा गया है, और वो कहा जाता है कि हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध, झेलम को वितस्ता कहा गया है भारतीय संस्कृत ग्रंथों में। तो क्लियर रहेगा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पोरस परास्त हुआ था, लेकिन बाद में अपनी वीरता से उसने सिकंदर को भी अभिभूत कर दिया, और सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। और ये प्रश्न मुझे याद आता है शायद नेट में या फिर किसी
असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। वो कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में नंदों के 5 कोषागार संचित थे। यह विवरण किस चीनी यात्री ने दिया है? फायान है, इत्सिंग है, युआन च्वांग है या फिर विली है? और बहुत समय ना लेते हुए, और यहाँ पर सही जवाब है युआन च्वांग, या फिर इसे कहा गया है ह्वेनसांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नंदों के 5 जो कोषागार संचित हैं, इनका विवरण चीनी यात्री ह्वेनसांग देता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सी इस्लामी विचारधारा है? ध्यान रखिएगा, वह कौन सी इस्लामी विचारधारा है जो काफिरों अर्थात ऐसे विधर्मी जो इस्लाम को नहीं मानते को जिम्मी के रूप में, ध्यान रखिएगा, जिम्मी के रूप में इस्लामी राज्य में रहने की अनुमति प्रदान करती है यदि वे नियमित रूप से जजिया प्रदान करें। ये तो आपको पता है, और जजिया से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हमेशा आए हैं। तो हनफी, मलकवादी, हनबलवादी या फिर शफीवादी, कौन सी विचारधारा है, बता पाएंगे आप? और बिल्कुल ठीक है, और कई लोगों ने सही जवाब दिया है, वो हनफी विचारधारा है। ये तुलनात्मक रूप से थोड़ी उदारवादी है। बाकी ये 3 विचारधाराएं, इनके सामने केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो इस्लाम या तो मृत्यु। वो कहते हैं कि इस्लामी राज्य में काफिरों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हनफी विचारधारा ये कहती है कि काफिरों को जजिया प्रदान करना होगा। ठीक है, वो जिंदा रह सकते हैं। और फिर आपके सामने एक बड़ा विशेष प्रश्न है, देखिएगा, विजयनगर द नेवर टू बी फॉरगॉटन एम्पायर। विजयनगर द नेवर टू बी फॉरगॉटन एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर सैबल हैं, या फिर एस.आर. रामानुजम हैं, महागोविंद रानाडे हैं, या फिर श्रीनिवास रेड्डी हैं? और अगर आपने जल्दबाजी में जवाब आर सैबल दे दिया है तो ये जवाब गलत है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जवाब यहाँ पर सही है, रामानुजम। वो कह रहे हैं विजयनगर द नेवर टू बी फॉरगॉटन एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये पुस्तक है एस.आर. रामानुजम की। और आर सैबल की पुस्तक थोड़ी सी अलग है, और उस पुस्तक का नाम है विजयनगर द फॉरगॉटन एम्पायर। ध्यान रखिएगा, वो कह रहे हैं नेवर टू बी फॉरगॉटन, तब जवाब बदल जाएगा। नेवर टू बी फॉरगॉटन, एस.आर. रामानुजम, और कह रहे हैं कि दी फॉरगॉटन एम्पायर, तब जवाब हो जाएगा आर सैबल। क्लियर? कहीं डाउट तो नहीं है? मुझे बता दीजिए। और महागोविंद रानाडे की एक बड़ी वर्ल्ड फेमस पुस्तक है मराठा पर, दी राइज ऑफ मराठा पावर। ध्यान रखिएगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग नज़र डालते हैं। और ये सब बहुत करीबी भविष्य में रिपीट होने वाले प्रश्न हो सकते हैं। बीबी जुलेखा, माता जुलेखा को किस सूफी संत की माता होने का गौरव प्राप्त है? सलीम चिश्ती साहब हैं, बाबा फरीद हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं? तो बताएंगे आप। और अगर आप गलती से कहीं बाबा फरीद को चुन रहे हैं तो जवाब गलत हो जाएगा, और जवाब है निज़ामुद्दीन औलिया। ध्यान रखिएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो आपको पता ही है कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और इनको मोहम्मद गौरी सुल्तान उल हिंद की उपाधि देता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसकी है? हिंदुस्तान के आध्यात्मिक गुरु। तो वो ये उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। और शेख सलीम चिश्ती की आपको मैं बता देता हूँ, शेख उल हिंद है। ठीक है, तो ये डाउट्स मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहे होंगे।
आप अगले प्रश्न की ओर नज़र डालिए और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है सामने और मैच करना है। ध्यान से मैच करिएगा। आबदार खाना, पायगाह, कुरखाना और शतुरखाना घुड़साल विभाग, ऊँटों की सेना से संबंधित विभाग, जल प्रबंधन और शाही शस्त्रागार से संबंधित विभाग। तो पहला है आबदार खाना। तो ध्यान रखिएगा, राजकीय महल में जल प्रबंधन का जो काम देखता था वो है आबदार खाना। पायगाह का संबंध घुड़साल विभाग से है। ध्यान रखिएगा, ये शाही घोड़ों और उनकी देखभाल और उनकी नस्लों के सुधार के लिए, घोड़ों के प्रबंधन के लिए जो कारखाना या जो विभाग जिम्मेदार था उसको पायगाह कहा गया है। और आप ध्यान रखिएगा, जो राजकीय घुड़साल विभाग का प्रमुख अधिकारी था वो आपको पता है अमीर याखुर। ठीक है। और आपसे ये पूछा भी गया है कि ये बताइए ये पद किसके समय विवादित रहा। तो ये पद रजिया के समय विवादित रहा जब उसने एक अबिसिनिया के हबशी जमालुद्दीन याकूत को अमीर याखुर के पद पे नियुक्त किया था। फिलहाल तो यहाँ पर पायगाह घुड़साल विभाग से जुड़ा हुआ है, कुरखाना शाही शस्त्रागार विभाग से और शतुरखाना आपको ध्यान देना चाहिए ऊँटों की सेना से संबंधित विभाग है शतुरखाना। तो 3, 1, 4, 2 ये विकल्प आ रहा है आपके पास और सबने लगभग सही मिलाया है। तो आप अगले पेज पर विकल्पों को देख लीजिए। 3, 1, 4, 2 तदनुसार आपके पास सी वाला विकल्प सही आ रहा है। और अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। और क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि ये बताइए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माँ कौन है। राय पिथौरा साहब, इनकी माँ कौन है? सुगंधा देवी, सिंघन देवी, चंद्रवल्लभी या फिर कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माँ कौन है? तो बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है और यहाँ पर जवाब है कर्पूर देवी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था, भाग गया, तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें अधिकांश स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए। और पहले युद्ध के बारे में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी की सेना, अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में, कि मोहम्मद गौरी की सेना बिना किसी कष्ट के वापस सुरक्षित स्वदेश पहुंच गई और मोहम्मद गौरी को सुरक्षित भाग जाने देना ये चौहान की भयानक अदूरदर्शिता थी। तो वो विवरण दिया है सिराज साहब ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान की माँ होने का गौरव कर्पूर देवी के पास है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। ये कह रहे हैं पुष्कर का वराह मंदिर जिसे जहांगीर ने बाद में तुड़वा दिया था, मूलतः किस शासक ने निर्मित करवाया था? 4 ऑप्शन हैं। आपसे पूछा ये जा रहा है कि वराह का मंदिर, पुष्कर में वराह का मंदिर किसने बनवाया था, किस राजपूत शासक ने बनवाया था? विद्याधर, वत्सराज, गोविंदराज या फिर अर्णोराज। चंदेल वंश, गुर्जर पतियार वंश, गढ़वाल वंश या फिर अर्णोराज चौहान वंश। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों ने गलत जवाब मत दिया करिए, हड़बड़ी मत किया करिए। और यहाँ पर है सही जवाब अर्णोराज। ठीक है, पुष्कर का वराह मंदिर बनवाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोविंद चंद ये सर्वाधिक शक्तिशाली गढ़वाल वंश का शासक हुआ है और इसकी उपाधि है, ये पूछी गई है, विविध विद्या विचार वाचस्पति। विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये उपाधि आप ध्यान रखिएगा, कभी दोबारा से पूछी जा सकती है। और इससे पता चलता है कि गोविंद चंद्र काफ़ी विद्वान आदमी था। और गोविंद चंद्र के दरबार में ही एक विद्वान हैं लक्ष्मीधर, ध्यान रखिएगा, इसके महासंधि विग्रहिक और राजकवि। इनकी एक पुस्तक है, नाम बताएंगे आप? और मैं बता रहा हूँ, उस पुस्तक का नाम है कृत्यकल्पतरु। ठीक है। और अगर थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूँ,
इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो लक्ष्मीधर की एक उपाधि है मंत्र महिमा का आश्चर्य, याद रखिएगा। और हम लोग तो केवल ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ये सब इतने अच्छे सटीक प्रश्न हैं, कई बार पूछे गए हैं, और क्या पता भविष्य की किसी परीक्षा में पूछे जाएं, दोबारा से रिपीट हो जाएं। और आप ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन कभी भी रुकता है ना, तो वो हमेशा, मैंने अपने हर लेक्चर में इस बात को एक बार ज़रूर रिपीट किया है कि वो रिपीट होने वाले या फिर सर्वाधिक सरल प्रश्नों की वजह से रुकता है, सर्वाधिक सरल प्रश्नों की वजह से रुकता है। और ये प्रश्न कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कहिए तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, जो नए छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं, एक हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, जो फिलहाल इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। और अब तक मैंने लगभग 15,000 प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। कोई भी पेपर कभी रिपीट नहीं होता है, और भविष्य में भी लगभग अभी मैं इतने ही प्रश्न और हल करवाने वाला हूं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी इस वैज्ञानिक और एकदम परीक्षोपयोगी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। फिलहाल आप इस प्रश्न पर नज़र डालिए, और ये प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीजीटी के लिहाज से। थॉमस मुनरो, या फिर मॉनक्रीफ, या फिर आर्थर कॉटन, या फिर कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। जल्दबाजी में अगर आपने थॉमस मुनरो या फिर मॉनक्रीफ का जवाब चुना है विकल्प, तो ये गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है आर्थर कॉटन, सिंचाई विभाग के इंजीनियर, जिन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, सर आर्थर कॉटन। और इस प्रश्न को भी अधिकांश छात्रों ने गलत किया था, और जल्दबाजी में वो थॉमस मुनरो को चुनते हैं, वो कि गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न को देखिए, किन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। किन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। दलीप सिंह, माइकल मधुसूदन दत्ता, नंदलाल बोस, या फिर विलियम जोन्स। जवाब दीजिए जल्दी से, और बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और यहाँ पर सही जवाब है माइकल मधुसूदन दत्ता, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात मैं और बता दूं, दीनबंधु मित्रा की एक पुस्तक है, नाटक है, दीनबंधु मित्रा का एक नाटक है नील दर्पण। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी कभी पूछा गया है कि इस नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो ये माइकल मधुसूदन दत्ता ही हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी अनुवाद, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले विद्वान कौन हैं, और वो हैं माइकल मधुसूदन दत्ता। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस क्रांतिकारी ने 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का असफल प्रयास किया, क्योंकि इसकी पहचान गलत हो गई और एक गलत व्यक्ति मार दिया गया, गलत अंग्रेज मारा गया, लेकिन वो कोशिश की थी, चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया। क्रूर पुलिस कमिश्नर था वो, तो शचीन्द्र नाथ सान्याल हैं, गोपीनाथ साहा हैं, मास्टर दास सूर्यसेन हैं, गणेश घोष, या फिर तारकेश्वर दस्तीकार। जवाब बताएंगे, और इस प्रश्न को जवाब गलत मत करिएगा। और यहाँ पर सही जवाब है गोपीनाथ साहा, इन्हें बाद में फांसी दे दी गई थी। तो क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास करने वाले गोपीनाथ साहा, लेकिन टेगार्ट बच गया और एक कोई दूसरा अंग्रेज अधिकारी मारा गया। फिलहाल इस प्रश्न पे नजर डालिए, समाज सेवा संघ की स्थापना किसने की। नारायण मल्हार राव जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, हृदयनाथ कुंजरू और केशव चंद्र सेन। समाज सेवा संघ, तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, थोड़ा सा नेचर बदल दिया है, और वो हैं नारायण मल्हार राव जोशी।
अब इस प्रश्न को ऐसे पूछ दिया है जबकि सही जो संस्था अंग्रेजी में है वो ऐसी है, सोशल सर्विस लीग, ध्यान रखिएगा, समाज सेवा संघ, उसको हिंदी में पूछ रहा है तो चाहे वो समाज सेवा संघ पूछे और चाहे वो सोशल सर्विस लीग पूछे, और वो नारायण मल्हार राव जोशी हैं। और गोखले जी की संस्था का नाम तो आपको ही पता ही है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी हृदयनाथ कुंजरू और केशव चंद्र सेन की संस्थाओं से आप खूब परिचित हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न भी मैंने नेट से लिया है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक, और जहाँ तक मुझे ऐसा याद आ रहा है ये यूपीएससी में भी एक बार आया है ये प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली। विटाल विध्वंसक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? गोपाल बाबा वलंगकर, ज्योतिबा फुले, या फिर ई रामास्वामी पेरियार, किशन फागू बंसोड़े। और ध्यान रखिएगा कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, और यहाँ पर सही जवाब है गोपाल बाबा वलंगकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किशन फागू बंसोड़े भी नागपुर में अस्पृश्य समाज से जुड़े हुए हैं। और ये रिमार्क आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, कि किशन फागू बंसोड़े ने अस्पृश्य समाज को संगठित करने के लिए नागपुर में 9 अक्टूबर 1903 को सन्मार्ग बोधक अस्पृश्य समाज संस्था की स्थापना की थी। सन्मार्ग बोधक अस्पृश्य समाज की स्थापना की थी। और जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, ज्योतिबा फुले साहब का आपको पता ही है, सत्य शोधक समाज, उनकी पुस्तक आपको पता ही है, गुलामगिरी। अगले प्रश्न पर नज़र डालिए, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत शानदार प्रश्न है। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? के केलप्पन, सी राजगोपालाचारी एवं चिदम्बरम पिल्लई, आचार्य हरिहर दास, गोपबंधु चौधरी एवं सुरेंद्रनाथ दास, या फिर विनोबा भावे एवं मृणालिनी सेन। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी और गलती मत करिएगा, और यहाँ पर सही विकल्प है सी, आचार्य हरिहर दास, गोपबंधु चौधरी एवं सुरेंद्रनाथ दास। ठीक है, और अगर आज के प्रश्न पत्र में आपने 3 से 4 प्रश्न गलत किए हैं तो मेरा अनुरोध है गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज मैंने वो सारे के सारे प्रश्न, सर्वाधिक रिपीट होने वाले प्रश्न मैंने आज शामिल किए थे। भविष्य में भी हो सकता है किसी परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हो जाएं। तो फिलहाल आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है, और जल्दी ही हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ में फिर से मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।